नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोफाइल इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूल नक्षत्र को लेकर के, यानी मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक, इनका क्या स्वभाव होता है, क्या प्रभाव होता है और ये किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ माने जाते हैं। दर्शकों, आप देखें तो मूल नक्षत्र 6 प्रकार के होते हैं, यानी 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं। 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र हैं जो मूल के नक्षत्र माने गए हैं। इनके क्या नाम हैं, आइए इन पर सबसे पहले दृष्टि डालते हैं। अश्विनी, रेवती, श्लेखा, मघा, ज्येष्ठा और मूल, ये 6 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में अगर बच्चों का जन्म हो तो वो मूल के योग में या मूल के प्रभाव में आ जाते हैं। हालांकि उनमें से विशेष और जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली मूल के नक्षत्र माने जाते हैं वो है श्लेषा और मूल का नक्षत्र। तो आज की हमारी चर्चा इन्हीं दोनों नक्षत्र को लेकर के है, यानी इन नक्षत्र में अगर बालक जन्म लेता है, बालिका जन्म लेती है तो किसके लिए शुभ या किसके लिए अशुभ मानी जाती है। प्राचीन ग्रंथकारों ने इसकी रचना करते हुए किसके लिए शुभ या अशुभ बताया है। दर्शकों, आइए चिंतन करते हैं इन नक्षत्रों की ओर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूल नक्षत्र को लेकर के। मूल नक्षत्र और इसका देखें तो जो ग्रह स्वामी होता है वो केतु माना जाता है, और इसका जो स्वामी होता है, देवता जो होता है, इस नक्षत्र का जो देवता है वो राक्षस माना गया है। ऐसे में मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक किसके लिए शुभ या किसके लिए अशुभ माने जाते हैं। दर्शकों, प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण माने गए हैं। ऐसे में किस चरण में बालक का जन्म हुआ है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर मान लीजिए आप घर में किसी भी बालक या बालिका का जन्म मूल के नक्षत्र में हो गया है और मूल के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो केवल यही इतना खराब नहीं है, उसके लिए आपको चरण देखने की आवश्यकता अत्यधिक रहेगी। यानी बिना चरण देखे हुए ये नहीं कहा जा सकता है कि ये बालक या बालिका शुभ या अशुभ रहने वाली है, क्या कैसा रहेगा इसका प्रभाव। तो दर्शकों, सबसे पहले देखते हैं कि मूल नक्षत्र के अगर प्रथम चरण में बालक या बालिका जन्म लेती है तो क्या प्रभाव देने वाली होती है। प्रथम चरण में जन्म लेने वाला संतति पिता को कष्ट देने वाला माना जाता है, यानी पिता के लिए वो अच्छा फल देने वाला नहीं रहता। कब? अगर मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तब। और वहीं पर अगर द्वितीय चरण में जन्म हो जाए तो माता के लिए कष्टकारी माना जाता है, माता के लिए अच्छा फल देने वाला नहीं होता है। और मूल के तृतीय चरण में अगर जन्म लेने वाला हो तो धन का नष्ट करने वाला, धन को नष्ट करने वाला या धन की हानि कराने वाला माना जाता है। वहीं अगर मूल के चौथे चरण में जन्म होता है तो प्राचीन ग्रंथकारों ने कहा, पूर्वाचार्यों ने कहा कि ये बालक शुभ होता है, ये जन्म लेने वाला बच्चा हर प्रकार से शुभ फल देने वाला होता है। तो मूल का चौथे चरण का जो जन्म लेने वाला बालक है वही शुभ परिणाम देने वाला है। अब बात करते हैं श्लेषा नक्षत्र की। तो श्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाला बालक या बालिका बच्चा शुभ फल देने वाला होता है, ये शुभ परिणाम देने वाला होगा। और वहीं उसके पश्चात द्वितीय चरण में अगर जन्म लेता है तो फिर धन का नष्टकारक माना जाएगा, यानी उसके ठीक विपरीत, मूल के ठीक विपरीत है। वहां पर चौथे चरण वाला शुभ है, यहाँ पर पहले चरण वाला शुभ है। उसके पश्चात उससे विपरीत उल्टा चले जाइए, द्वितीय चरण में यानी श्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में अगर बालक या बालिका जन्म लेती है तो धन का नष्ट कारक करने वाला, धन को नष्ट करने वाला माना जाता है। और तृतीय चरण में जन्म लेता है तो फिर माता को कष्ट, और चौथे चरण में जन्म लेता है तो पिता के लिए कष्ट कारक माना जाता है। श्लेषा नक्षत्र जो होता है इसमें पहले चरण में जन्म लेने वाला बालक या बालिका संतति शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। इस नक्षत्र का स्वामी देखें तो ग्रह स्वामी बुध माना जाता है, और जो इसके देवता हैं वो सर्प देवता माने जाते हैं। ऐसे में ये 2 नक्षत्र जो मूल के बहुत विशेष प्रभाव रखते हैं। इसमें हमने क्या जाना कि मूल नक्षत्र का चौथा चरण में जन्म लेने वाला बालक शुभ परिणाम देने वाला है, और श्लेषा नक्षत्र का प्रथम चरण में जन्म लेने वाला बालक शुभ परिणाम देने वाला होता है। बाकी तीनों चरण में जन्म लेने वाले बालक कई प्रकार से अशुभ फल कारक माने जाते हैं। अब दर्शकों, अगर इस पर चिंतन करें, बात करें तो देखिए ये प्राचीन ग्रंथकारों ने लिखा है
और ये जब उन्होंने लिखा तो उस दृष्टि से लिखा, उस भाव से लिखा कि उस समय जो सात्विक गुण की प्रधानता उन्होंने दी थी, यानी बालक अगर सात्विक गुण से जो युक्त है उसको बहुत अच्छा बताया, और जिसके अंदर सात्विक गुण कम है उसको बहुत अच्छा नहीं बताया। यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो 3 प्रकार के गुण हैं उनमें से तमोगुणी और रजोगुणी जो होते हैं उनको बहुत अच्छा नहीं माना, केवल सतोगुण को ही प्रधानता दी है। इसलिए कहा कि इस प्रकार से जन्म लेने वाले बालक या मूल नक्षत्र में और श्लेखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक अशुभ कहे गए हैं, अशुभ उन्होंने कहा। लेकिन आज के समय देखें, आज के इस कलकाल में देखें, इस समय जो चल रहा है जहां व्यक्ति की एक ही मनसा है, आहार निद्रा भय मैथुन, और एनक केनक प्रकारेण केवल संसार के भौतिक सुखों को ही भोगना चाहता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे में मूल नक्षत्र और श्लेखा नक्षत्र में आदि जो पूर्व में 4 नक्षत्र और हैं, इनमें जन्म लेने वाले बालक कई बार बहुत सफल होते हैं और बहुत धनादि भी अर्जन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक कारण होता है, उनके अंदर भले ही सात्विकता कम हो, दैवी गुण कम हो, दैवी गुण कम हो और सात्विकताएं भले ही कम हो, लेकिन संसार के प्रति जो उनको चाहिए उस पर पूर्ण रूप से मन लगा करके कार्य करते हैं और उसे हासिल भी कर लेते हैं। तो आज के इस समय देखें, इस कलकाल में देखें, इस समय में देखें जहां व्यक्ति केवल और केवल अपने लिए, अपने भौतिक सुखों के लिए जीवन जीता है, तो ऐसे में देखें तो इन मूल के नक्षत्रों में जन्म लेने वाले बालक भी बहुत हद तक सफल माने जाते हैं। किंतु अगर इनमें जन्म होता है तो इसकी विधिवत शांति करा लेना आवश्यक है। दर्शकों, तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, और इसके पश्चात आज मैंने 2 नक्षत्रों की चर्चा की है, आगे फिर 2 नक्षत्र की और आगे फिर 2 नक्षत्र, यानी इसी तरह जो 6 नक्षत्र हैं उन 6 नक्षत्रों की चर्चा आगे वीडियो में की जाएगी। आज हमारी चर्चा मूल नक्षत्र और श्लेषा नक्षत्र पर हुई है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।